हेलो गाइस मॉडर्न हिस्ट्री का ये 8वां वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने कई सारे टॉपिक तैयार करे हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में सांप्रदायिकता के विकास के जो क्या क्या कारण थे वो देखते हैं। तो सांप्रदायिकता की परिभाषा है श्री राम आहूजा, ये एक ऑथर है। इनकी इन्होंने परिभाषा जो दी है, एक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय और धर्म के लोगों के खिलाफ किए गए विरोध को सांप्रदायिकता कहते हैं। इसके कारण कारण अगर भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ, तो उसको दो श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थी, उसकी भूमिका। दूसरा, भारतीय राजनीतिज्ञों व समाज सुधारकों की भूमिका। तो इन दोनों क्या क्या भूमिका रही उसके बारे में देखें। तो ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ पहला देख लेते हैं। 1857 के पश्चात 1857 के पश्चात तुष्टिकरण की इनकी नीति रही। पहले इन्होंने हिंदू को तुष्ट किया, है ना। हिंदुओं को तुष्ट करने के लिए 27,000 मुस्लिम्स को फांसी दे दी इन्होंने अकेले दिल्ली में। 1870 के बाद इन्होंने क्या, मुसलमान को तुष्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी बंग भंग योजना, बंगाल का सेपरेशन, इसने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाया, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटेरियन एरिया था, तो उसका सेपरेशन इन्होंने कर दिया, तो इससे सांप्रदायिकता वहाँ बढ़ी। फूट डालो राज करो वाली। तीसरा, पार्लियामेंटो सुधार 1909 में जो आया था, जिसमें मुस्लिम्स के लिए, है ना, अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की इन्होंने बात करी थी। तो पार्लियामेंट्री सुधारों के चौथा हो गया, ये नवाब सलीमुल्लाह, फजल हक, मोहम्मद अली जिन्ना आदि मुस्लिम नेताओं ने अंग्रेज़ सरकार इन जो ये नेता थे, ये नवाब सलीमुल्लाह, ये ढाका के राजा समझ लो थे। फजल हक, ये दोनों बंगाली मुस्लिम थे, बंगाली मुस्लिम लीडर। मोहम्मद अली जिन्ना जान ही रहे हो। तो इनको जब जो अंग्रेज़ों को 1870 के बाद अंग्रेज़ों को तुष्ट करना शुरू कर दिया था, तो इन लोगों को अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद सांप्रदायिक पंचायत आया था 1932 में, क्रिप्स मिशन। ये जो थी ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थी, जिससे भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अब भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारकों की भूमिका देख लेते हैं भारत में सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना, तो इसमें जो सामाजिक सुधारक थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, ये क्या कर रहे थे, ये अपने धर्म, ये अपने जो अपने समुदाय है, इनके जो धार्मिक सुधार थे अपने समुदाय तक ही सीमित थे। जैसे बहावी आंदोलन, है ना, ये मुस्लिम्स पे ही फोकस कर रहा था। आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन मतलब जो जैसे आज का है ना, घर वापसी, कुछ घर वापसी ऐसे ही मॉडल था ये, ठीक। सांप्रदायिक संगठनों की स्थापना, जैसे मुस्लिम लीग हो गई, हिंदू महासभा हो गई, आरएसएस हो गई, इनने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। गौरवशाली अतीत का सांप्रदायिक प्रस्तुतिकरण, जो हमारा गौरवशाली अतीत था उसका एक प्रकार से सांप्रदायिक प्रस्तुतिकरण हुआ। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती बोले, वेदों की ओर लौटो। इन सब ने क्या करा, ये इस टाइप के जो स्टेटमेंट थे, इन्होंने सांप्रदायिक गौरवशाली अतीत की बात कर रहे थे। लेकिन जो गौरवशाली अतीत है वो मध्यकाल से लेकर नहीं चल रहे थे, बल्कि प्राचीन भारत के अतीत को, है ना। तो इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव, उग्र राष्ट्रवाद क्या है, जैसे तिलक द्वारा गणेश व शिवाजी महोत्सव मनाया जाना, अरविंदो घोष ने दिया था, भारत माता का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो, ठीक है। फिर जो क्रांतिकारी थे वो, और महाराणा प्रताप, शिवाजी इनका महिमा मंडन कर रहे थे, जबकि अकबर, टीपू सुल्तान, इनको विदेशी आक्रमणकारी इनको बताते थे लोग ये। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ थी भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण थी। अगली क्या थी, अगला पॉइंट, कट्टरपंथी हिंदू मुस्लिम, जो कट्टरपंथी हिंदू मुस्लिम थे, इनको द्विराष्ट्र सिद्धांत को, इसकी वकालत कर रहे थे। इसी बीच रहमत अली खान, इन्होंने पाकिस्तान का विचार दे दिया। जिन्ना ने नारा दिया था, इस्लाम खतरे में है। तो इस टाइप की जितनी भी हरकतें थीं, ये भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण थी। इसके अलावा अशिक्षा, गरीबी, ये भी, इसने भी सांप्रदायिकता के विकास में भूमिका निभाई।
है ना। तो उपयुक्त कारण देखा जाए, भारत में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई नुआखाली और भारत विभाजन के समय जो दंगे हुए ये देश में मतलब इनकी ये एक तो एक्सट्रीम था बिल्कुल, है ना। तो यही स्वतंत्रता के जो सांप्रदायिकता के बीज हैं, यही कारण थे, आज भी भारत में देखने को मिलते हैं। और आज भी भारत में आए दिन हिंदू मुस्लिम होती ही रहती है, ठीक है। तो ये भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण हो गए। अगला क्वेश्चन टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन या अतिवादी आंदोलन, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो भारत क्रांति या संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना को क्रांतिकारी आंदोलन या अतिवादी आंदोलन कहा जाता है। विकास कब से हुआ? भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसमें हमेशा से एक पक्ष रहता था जो इस तरह की क्रांति संघर्ष की बातें करता था, जिसको गर्मपंथी कहा जाता था, ठीक। 1890 के पश्चात क्या हुआ, ये जो गर्मपंथी थे, इनने क्रांतिकारी जो विचार थे, हिंसक संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता, इसके विचार काफ़ी मुखर होकर रखने शुरू कर दिए, है ना। तो 1870 के पश्चात धीरे धीरे इसका क्रांतिकारी विचारधारा का उदय हुआ और 1905 यानी जो बंगभंग था, स्वदेशी आंदोलन था, उसमें इसने एक क्रांतिकारी धारणा पूर्ण रूप धारण कर लिया। उदय के कारण देख लेते हैं। कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति, है ना। जैसे कांग्रेस क्या करती थी, सरकार का विरोध करने के लिए प्रार्थना पत्र दे रही, शांतिपूर्ण वार्ता इत्यादि, इन पर जो शांतिपूर्ण तरीके होते थे, इस पर फोकस करती थी। ये क्रांति जो गर्मपंथी थे, है ना, इनको ये पसंद नहीं आती थी, क्योंकि इनका मानना था इससे ब्रिटिशर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बाल गंगाधर जैसे जो गर्मपंथी थे, इन्होंने इस नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। अगला है बंगभंग तथा स्वदेशी आंदोलन। इसने भी क्रांतिकारी जो विचारधारा है उसको और ज़्यादा मजबूत किया। कर्जन की नीतियाँ, लॉर्ड कर्जन था, इसकी नीतियाँ पॉलिसी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, है ना। इसके अतिरिक्त इसने भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया और कांग्रेस को क्या मन का उद्गार निकालने वाली संस्था कहा। और जब ये बंगाल का सेपरेशन हो रहा था तो इन्होंने उसके लिए बहुत उल्टा सीधा बोला, ठीक, जो विरोध कर रहे थे बंगाल के सेपरेशन का। तो कर्जन की नीतियाँ थी, ये काफ़ी हद तक उग्रवादी आंदोलन के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अगला है ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियाँ। जो भी आर्थिक नीतियाँ किस लिए थी? धन के बहिर्गमन से संबंधित थी, है ना। धन के जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, इसके कारण भारत में फेमिनाइन आ रहे थे, अकाल आ रहे थे, महामारी, बदहाली की स्थिति आ गई थी। तो इन्होंने भी क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा दिया, ठीक। एक मिनट, उदाहरण के रूप में देखें तो 1896 से 1900 तक लगभग कई अकाल पड़े, इसमें करीबन 90 लाख लोगों की जान गई, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के विकास का। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ऐसे हुए, आयरलैंड, रूस, इटली की क्रांति, जापान द्वारा रूस की तथा इथियोपिया द्वारा इटली की पराजय। इसने वाइट सुप्रीमेसी, है ना, जो कहा जाता था कि यूरोपियन मतलब अजय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, इसके मिथक को तोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई थी, तो इससे एशियंस खास करके इंडियन, उनकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ था कि इनको भी हराया जा सकता है ना। तो इसने क्रांतिकारी जो अतिवादी विचारधारा है उसको काफ़ी प्रोत्साहित किया, ठीक। अगला संस्थानों समाचार पत्रों की भूमिका। संस्था कौन कौन सी? जैसे आनंद मठ हो गई, है ना, अनुशीलन समिति हो गई, अभिनव भारत जैसे क्रांतिकारी संगठन हो गए, संध्या, काल, युगांतर जैसे समाचार पत्रों को इन्होंने भी क्रांतिकारी विचार को विकास में काफ़ी भूमिका निभाई। फिर समाज सुधारकों तथा गौरवशाली अतीत व संस्कृति का गुणगान करना। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, भारतीयों के लिए है ना, भारत माता की अवधारणा। तो इस तरह से जो हमारी जो गौरवशाली अतीत था, है ना, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय की। तो 20वीं सदी में अगर जैसे बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये बड़े बड़े उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, इन्होंने एक नवीन वर्ग का उदय किया, है ना, जिन्होंने अपने नेतृत्व से आज़ादी बलिदान मांगती है कि सिद्धांत से स्वतंत्रता जो संघर्ष था, इसको एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की, ठीक। तो
ये हो गया भारत में अतिवादी आंदोलन का विकास। क्रांतिकारियों की रणनीति देख लेते हैं। गुप्त समितियों का गठन, जैसे अनुशीलन समिति, मातृभूमि के प्रति प्रेम को जागृत करना, उदाहरण भारत माता का सिद्धांत। अवैध शस्त्रों का प्रयोग, सरकारी धन व हथियारों को लूटना, जैसे काकोरी कांड है ना, काकोरी लूट हुई थी। सर्वहारा को संगठित करना, सर्वहारा में जैसे मजदूर, किसान, युवा, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन था, सीमांत वर्ग, उसको इन्होंने संगठित किया। ठीक। अत्याचारियों व देशद्रोह की हत्या, जैसे सांडर्स की, रैंड की हत्या इत्यादि अंग्रेज अधिकारियों की इन्होंने हत्या करी, क्योंकि इनको शोषणकारी ये लोग मानते थे। अब कुछ देख लेते हैं विदेशों से संचालित होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विदेशी धरती से अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया गया, जो इस प्रकार है। मैप में थोड़ा सा दिखा दिया है मैंने। एक तो गदर आंदोलन, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को इसका मेन एपिसेंटर था। इंडिया हाउस मूवमेंट, ये लंदन में शुरू किया गया था। समाजवादी सम्मेलन, ये पेरिस में हुआ था। आज़ाद हिंद जो फौज थी, वो जानते, उसका संबंध मलेशिया और जापान, रंगून इत्यादि से इनसे था। तो इंग्लैंड में विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन वहाँ से शुरू किया। श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी ने इंडियन हाउस और भारत स्वशासन समिति की लंदन में स्थापना की, है ना, लंदन में स्थापना करी थी इन्होंने। अगला पश्चिमी अमेरिका, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे, जो कैलिफोर्निया था, सैन फ्रांसिस्को, वो उसका सेंटर था। लाला हरदयाल, करतार सिंह सरांबा इत्यादि ने इसको, और सोहन सिंह एक थे, सोहन सिंह, इन्होंने गदर आंदोलन शुरू किया और गदर साप्ताहिक पत्रिका निकाली। यूरोप में पेरिस में भीकाजी कामा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। ठीक। जापान, रंगून, मलेशिया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मी सहगल, रासबिहारी बोस, इन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया। यह देखा जाए तो विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन से कि दोहरी रणनीति, पहली ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना, साथ ही ब्रिटिश सरकार इंडिया में क्या कर रही है इसको वहाँ के लोगों को दिखाना, ताकि एक प्रकार से जो भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, इसको एक विदेशियों से सिंपैथी मिले, है ना। तो ये एक प्रकार से दोहरी नीति अपना रहे थे। ठीक। अगला टॉपिक है सांप्रदायिक निर्णय, यानी कम्युनल अवार्ड और उसका समाधान के रूप में पूना पैक्ट आया था। तो गोलमेज सम्मेलन के पश्चात तो पीएम थे ब्रिटेन के मैकडोनाल्ड, इन्होंने 16 अगस्त 1932 को एक पंचायत की घोषणा की, जिसमें भारत में संप्रदाय, जाति और वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना की जानी थी। इसे ही सांप्रदायिक निर्णय या पंचायत की संज्ञा दी गई। इसमें प्रावधान क्या क्या थे? सभी प्रांतों के निर्वाचन क्षेत्रों को विभिन्न संप्रदाय के आधार पर विभाजन करना, अलग अलग जो संप्रदाय थे उसके आधार पर उनको डिवीज़न करना उसका। प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण, विभिन्न संप्रदायों का, तीसरा पॉइंट, विभिन्न संप्रदायों को 2 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया। सामान्य श्रेणी में जैसे सामान्य हिंदू ये लोग आते थे, इसके अतिरिक्त जो भी थे सब आरक्षित श्रेणी में डाल दिए थे, जैसे मुस्लिम, दलित, सिख, अंगल भारतीय, है ना, और सिख, पारसी वगैरह सब इसमें आरक्षित श्रेणी में इन्होंने डाल दिए थे। तो एक प्रकार से डिवीज़न इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी इसके माध्यम से। आरक्षित श्रेणी, विशेषकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की इन्होंने बात कही थी इसमें। ठीक है। परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रवादी होती, भाई सीधे सीधे लिख रहा है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड, जो भारतीय समाज है उसको बड़े स्तर पर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी। तो सीधी बात है, राष्ट्रवादी ने उनका तीव्र विरोध देखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वोट डालो और राजनीति करो से ये प्रेरित है। इस पंचायत में हिंदुओं व अन्य संप्रदाय तथा हिंदुओं और हिंदुओं के बीच में ही वोट डालने का प्रयास किया गया था। इन प्रावधानों से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठ गए, है ना। फिर आमरण अनशन पर बैठ गए तो उसका जो सॉल्यूशन निकल गया वो पूना पैक्ट निकल गया। पूना पैक्ट क्या था? सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। फलतः विभिन्न नेताओं जैसे मदन मोहन मालवीय, MC राजा आदि की मध्यस्थता से सितंबर 1932 को गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच जो समझौता वो सही पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक। पूना पैक्ट के प्रावधान क्या थे?
पहले तो वही पृथक निर्वाचन मंडल था, वो समाप्त करना, उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन मंडल को ये लेके आए। ठीक है। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीट 47 से बढ़ाकर 147 इसमें सीटें कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में उनकी सीटों में 18% की वृद्धि की गई दलितों के लिए। ठीक। सार्वजनिक सेवाओं व स्थानीय संस्थाओं में उनकी योग्यता अनुसार, यानी जो मार्जिनलाइज सेक्शन खास करके दलित वर्ग, उनको योग्यता अनुसार उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान इसमें किया गया था। इस प्रकार मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से फूट डालो और राज करो के बीच बोना चाहे उसे किसी हद तक पूना पैक्ट के ने समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन पूना पैक्ट ने ये जो सांप्रदायिकता के बीज डाले थे, है ना, विभाजन के बीज, तो पूना पैक्ट ने इसको कम तो करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णतः क्या ख़त्म किया नहीं। क्यों? क्योंकि अब हिंदुओं में ही एक विभाजन की लाइन पड़ गई थी। दलित वर्ग, है ना, और गैर दलित वर्ग के बीच में। अब क्या हुआ था, दलित वर्ग पहले से ज़्यादा अपने अधिकारों को लेके सजग हो गया। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था, जो सांप्रदायिक निर्णय था इसको मानने से इनकार कर दिया। तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कांग्रेस का उनके हितों से कोई लेना देना नहीं, खास करके गांधी जी का। और इसीलिए जो अम्बेडकर जी भी गांधी जी को, है ना, जो स्वर्ण है ना, स्वर्ण हिंदू, उनको हितों का पोषक मानने लगे थे। ये मानने लगे थे कि जो गांधी जी हैं उनका दलितों के अधिकारों के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है। ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उनके मन में शंका, दलित वर्गों के संबंध में शंका यहाँ से आ गई थी। ठीक है। इसके पश्चात गांधी जी ने पूर्णतः अस्पृश्यता निवारण जो अभियान थे उसमें जुट गए। ठीक। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, डलहौजी से आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है। ये एक डिबेट है। तो सभी जानते हैं डलहौजी ने भारत में बहुत सारे सुधार किए। सुधार भले से वो मतलब कैसे भी सुधार हो, इनके जो सुधार किए वो जो ब्रिटिश हित थे उसकी पूर्ति के लिए, लेकिन फिर भी भारत में उन सुधारों से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक। तो ये डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे। तो इनका जो कार्यकाल है, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ भारत में अनेक प्रकार के सुधारात्मक कार्य किए। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ सुधारात्मक कार्य इनके कार्यकाल के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। इसलिए आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। कौन कौन सुधार के? परिवहन संचार के क्षेत्र में इन्होंने भारत में रेल प्रणाली लेके आए, भारतीय तार विभाग की स्थापना की, पोस्ट ऑफिस एक्ट लेके आए। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने काफ़ी बल दिया। वुड डिस्पैच इन्हीं के टाइम में आया, जो भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रुड़की का जो इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे IIT रुड़की आज बोलते हैं, इसका नाम मेरे ख्याल थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे करके कुछ था, ये इन्हीं के समय में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी, है ना, PWD, इसकी स्थापना करी। सड़क निर्माण पर काफ़ी बल दिया। सामाजिक क्षेत्र में धार्मिक अक्षमता कानून 1856 लेके आए। ये उच्च वर्गों में जो कन्या भ्रूण हत्या थी उसको समाप्त करने का भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। तो सिर्फ जो हम इनको जानते हैं, डलहौजी को जो जानते हैं वो सिर्फ साम्राज्य विस्तार के लिए जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। लेकिन इनकी जो पॉलिसीज थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कहीं ज़्यादा थी, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, है ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने, हालांकि ये जितनी भी सारी पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश हित की पूर्ति कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, ये जो सुधार थे इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। जैसे रेलवे का जो विकास था और आधुनिक शिक्षा थी, है ना, इसने भारत में राष्ट्रवाद की चेतना के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। अगला टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट, है ना। ये टॉपिक में इतने हम लोग, ये टॉपिक है ना, ये बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको कितना मैक्सिमम 250 वर्ड लिखना होता है, मैक्सिमम, है ना। चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PCS का एग्ज़ाम हो, 250 वर्ड से ज़्यादा लिखना नहीं होता। तो क्यों हम 250 वर्ड से ज़्यादा, मैं और 250 वर्ड भी नहीं,
जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, या यूपी पीसीएस में देखें तो 3 पेज होते हैं, है ना, आगे पीछे और इक्का लगा के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो सिर्फ 3 ही पेज तो भरने हैं हमको, और जो शॉर्ट होता है वो 1 पेज होता है, मतलब 2 पेज आगे पीछे के। तो क्यों फालतू का ज्ञान इकट्ठा करें, वो सिर्फ उतना ही पढ़ें जितने कि हमें एग्ज़ाम पास करने में मदद मिल जाए। ठीक, तो हालांकि हम पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसी टाइप से मैं कर रहा हूँ। और अब इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम की शीट है उसी में मैं आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पता लग जा रहा है कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं ना, कितने की ज़रूरत है। ठीक, अगला देख लेते हैं टॉपिक, नेहरू रिपोर्ट। तो वर्किंग हेड उस टाइम जो सचिव थे, इन्होंने जो भारतीय सचिव थे, इन्होंने भारतीयों के सामने संविधान निर्माण की चुनौती रख दी। उन्होंने इंडियन ने एक्सेप्ट कर ली, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति का गठन किया। इसने एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट को ही क्या कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान थे, डोमिनियन स्टेट की प्रावधान थे, जिसमें सुरक्षा व विदेशी मामलों को छोड़कर समस्त शक्तियाँ उत्तरदायी सरकार के पास होंगी। संयुक्त निर्वाचन के बाद, जो कि पहले एक सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड आया था, उसमें पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी, उसको इन्होंने नकार दिया। ठीक, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ठीक, जो कि भारत में 1947 के बाद हुआ था। ठीक है, मौलिक अधिकारों की पहली बार इसमें मांग की गई, जैसे महिलाओं को समान अधिकार, वयस्क मताधिकार इत्यादि। अगला है केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की इन्होंने बात करी थी। अगला पॉइंट है, भारत में उच्चतम न्यायालय तथा लोकसेवा आयोग की स्थापना की, इसके अंतर्गत बात की। तो ये कुछ पॉइंट है मोटे मोटे। विरोध इसमें किसने किया, नेहरू रिपोर्ट को लेकर? पहले तो मुस्लिम लीग ने किया। क्यों? क्योंकि वो पृथक निर्वाचन मंडल, जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, उसकी मांग कर रहे थे, और है ना, संयुक्त निर्वाचन के स्थान पर। जबकि इसमें रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई। दूसरा जो विरोध किया वो डोमिनेंट स्टेट को लेकर, डोमिनेंट स्टेट की जो मांग थी उसको लेकर के, खास करके ये युवाओं ने किया। इसी कारण जो नेहरू हैं, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठन किया, ताकि वो डोमिनेंट स्टेट की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रख सकें। तो ये एक प्रकार से नेहरू रिपोर्ट थी, जो कि काफ़ी असफल हो गई, कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें जो प्रगतिशील विचार थे, जैसे वयस्क मताधिकार, लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, इस जैसे जो प्रगतिशील विचार इस रिपोर्ट में थे, इन प्रगतिशील विचारों ने भारतीय संविधान की नींव रखी। अगला टॉपिक है, भारत उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में मौलिक रूप से परिवर्तन कर उसे एक पूंजीवादी व्यवस्था का अंग बना दिया। ये क्वेश्चन था, उस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उपनिवेशवाद की डेफिनेशन क्या है। सर रिचर्ड शेफर और डब्ल्यू वेल ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ मैं, तो एक बार और देख लेते हैं। जब कोई शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली और मतलब अमीर राज्य किसी दुर्बल गरीब राज्य, है ना, और जो कमज़ोर राष्ट्र पर इस उद्देश्य से कब्जा करता है, उसको अपने नियंत्रण में लेता है कि उसके संसाधनों का अपने हित में दोहन कर सके, उसको क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद, है ना। इसी हितों के चलते क्या करता है, ये जो शक्तिशाली देश है, कमज़ोर राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, है ना, सांस्कृतिक जितने भी पक्ष हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन पर नियंत्रण की स्थापना करता है, ताकि उसके हितों की पूर्ति की जा सके। तो ये होती है उपनिवेशवाद की डेफिनेशन। क्या हम भारत में मौलिक परिवर्तन किए, राजनीतिक स्तर पर क्या परिवर्तन किया, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र जैसे विचार लेके आए, है ना। जबकि भारत में क्या थी, वंशानुगत शासन प्रणाली थी, परंपरागत। इसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आस्था बढ़ने लगी, है ना। जब ये अंग्रेज आए तो उससे पहले तो हमारे देश में वंशानुगत शासन प्रणाली चल रही थी, लेकिन जब ये समानता, स्वतंत्रता जैसे विचार लेके आए और लोकतंत्र जैसी प्रणाली को इनके बारे में इंट्रोड्यूस किया, तो भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आस्था बढ़ने लगी। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद हमने एक डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में अपने आप को चुना। ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर देखें तो पहले का जो प्रशासन था उसमें वंशागत और कुलीन प्रशासनों को स्थान दिया था, उसके स्थान पर अब
योग्यता को आधार बनाया जाने लगा। विधि के शासन की स्थापना हुई। हालांकि ये सब अंग्रेज़ों के हितों के लिए ही थी, लेकिन फिर भी ये एक भारतीयों के लिए एक बिल्कुल नई चीज़ थी, एक नया सिस्टम था पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम। और आप कहीं भी देख लीजिए, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम ये पूंजीपतियों और पूंजीवाद को ही पोषित करता है। चाहे वो फ्री इकॉनमी की बात कर रहा हो, चाहे है ना इंडिविजुअल राइट की बात कर रहा हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब कहीं ना कहीं जाके पूंजीवाद को ही पोषित करती हैं। तो जितने भी सुधार जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया, जो भी दिखावे के लिए या फिर जो भी जो जो लोकतांत्रिक सुधार में जितने भी उसके सुधार सम्मिलित होते हैं वो किए गए, वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को ही पोषित करने के लिए किए गए थे। वो हाँ, हालांकि ये है कि वो पूंजीवाद ब्रिटिश पूंजीवाद को ही पोषित कर रहा था। ठीक, तो जितने भी सुधार किए गए वो ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए किए गए। ठीक, अगला विधि का शासन की स्थापना की गई। आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रसार किया गया, है ना। भारत में ब्रिटिश आगमन से पूर्व राष्ट्रवाद की कोई संकल्पना तो थी नहीं, अलग अलग स्टेट में छोटे छोटे में डिवाइड थे। लेकिन ब्रिटिश द्वारा भारत में प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण किया गया, परिवहन संचार के साधनों का विकास किया गया। तो इससे क्या हुआ, भारत में एक राष्ट्रवाद, भारत एक यूनिट, एक राष्ट्र के रूप में उभर के आया। ठीक है, तो राष्ट्रवादी भावना के प्रसार में ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। पाश्चात्य शिक्षा और चिंतन का प्रसार, जिससे भारत में मानवतावादी तर्क बुद्धि जैसे दृष्टिकोण का उदय हुआ और एक नवीन शिक्षित वर्ग जो था उसकी उत्पत्ति हुई, जिसने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों के साथ साथ आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो ये सब जो भारत का जो मूल स्वरूप था, इसमें ये सब परिवर्तन ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए। अब किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था का अंग बन गया। भारत में जो कृषि सुधार हुए थे, तथाकथित जो भी कृषि सुधार थे, उसने भारत में वाणिज्यिक कृषि को बढ़ावा दिया। भले से भारतीय कृषकों को शोषण हुआ, लेकिन वाणिज्यिक कृषि अपने आप में क्या पूंजीवाद का ही एक रूप है। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि ने क्या करा, भारत की उसे विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। ठीक, मुक्त व्यापार की व्यवस्था है ना, जो कि ब्रिटिश सरकार के ही पक्ष में थी, वो इंट्रोड्यूस किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में भारत में निवेश आया, चाहे चाय के बागान में हो गए, संरचना में हो गए, रेलवे, टेलीग्राफ इत्यादि में। प्रशासनिक सुधार को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है जो ब्रिटिश पूंजीवाद है उसको पोषित किया जा सके। मशीन आधारित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया गया। तो इस प्रकार जितने भी जो सुधार किए गए, जो भी भारत के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन किया, वो कहीं ना कहीं भारत को एक पूंजीवादी व्यवस्था का अंग तो बना रहे थे। लेकिन उस टाइम वो पूंजीवादी व्यवस्था, ब्रिटिश जो पूंजीवाद है, ब्रिटिश जो हित है, उनको ही पोषित करने में लगे थे। ठीक है, यही कारण कि जो 200 साल का ब्रिटिश शासन था भारत में, उसने लगभग भारत के 9.2 ट्रिलियन पाउंड की जो धन संपदा थी वो ब्रिटेन की ओर उसको मूव किया। ठीक, तो ये सारे फैक्टर जो भी थे, भारत को जरूर पूंजीवादी व्यवस्था का अंग बनाया, लेकिन स्वतंत्रता से पहले इसका लाभ किसको मिला था, ब्रिटेन को। अब यही पूंजीवादी व्यवस्था का जो अंग है उसको कैरी किया गया हमने 1947 के बाद। अब कहीं जाके इसका लाभ भारत को मिल रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं भारत में जो भी मौलिक रूप से परिवर्तन ब्रिटिश सरकार ने किया, वो कहीं ना कहीं भारत को एक पूंजीवादी देश की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक, तो ये सारे टॉपिक इसमें ख़त्म हो गए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।